चलिए आज हम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 यानी सीएनटी एक्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय चैप्टर 10 की गहराई में उतरते हैं। जेपीएससी की तैयारी के लिहाज से ये चैप्टर सिर्फ जरूरी ही नहीं बल्कि इसे समझना बेहद जरूरी है। ये अध्याय हमें बताता है कि कैसे काश्तकारों, खासकर भूमिहीन मजदूरों और आदिवासियों के जमीनी हक को कानूनी तौर पर सुरक्षित किया गया है। हम इसकी हर एक धारा को, हर एक सेक्शन को परत दर परत समझेंगे ताकि परीक्षा में कोई भी सवाल छूटे नहीं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये कोटकर भूमि आखिर होती क्या है। फिर हम कोटकर से जुड़े अधिकारों और नियमों पर बात करेंगे, मतलब धारा 64 से 67A तक। उसके बाद हम देखेंगे कि काश्तकारों को बेदखली से बचाने के लिए क्या कानूनी इंतजाम है। ये धारा 68 से 71 में है। और हाँ, सबसे जरूरी हिस्सा, अनुसूचित जनजाति की जमीन की सुरक्षा के लिए जो खास प्रावधान है, यानी धारा 71A और 71B, उन पर हम खास ध्यान देंगे। और आखिर में हम भूमि समर्पण, परित्याग और माप से जुड़ी धाराओं को देखते हुए इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अध्याय 10 का जो मूल है, जो इसकी नींव है, वो टिका है एक शब्द पर, कोटकर। अगर हमें इस पूरे चैप्टर को समझना है तो सबसे पहले इस शब्द के मतलब और इसके पीछे की सोच को समझना होगा। ये सिर्फ एक कानूनी शब्द नहीं है, बल्कि उस समय के भूमि सुधार और लोगों को रोजी रोटी देने का एक तरीका था। तो ये कोटकर है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये वो जमीन है जो पहले या तो बंजर थी या परती पड़ी हुई थी। फिर कोई मेहनती किसान या कोई गांव का भूमिहीन आदमी आता है, वो अपनी मेहनत से उस जमीन को समतल करता है, उसे खेती के लायक बनाता है, खासकर धान की खेती के लिए। इस कानून का मकसद यही था कि जो बेकार पड़ी जमीनें हैं उन्हें खेती में लाया जाए और जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें आजीविका मिले। इसीलिए सीएनटी एक्ट ऐसी मेहनत से बनाई गई जमीन को एक स्पेशल स्टेटस, एक खास कानूनी दर्जा देता है। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए कि कोटकर क्या है, तो चलिए अब उन धाराओं को देखते हैं जो इसके नियम कानून तय करती हैं। धारा 64 से लेकर 67 क तक हर नियम ये पक्का करता है कि कोटकर बनाने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल साफ सुथरा हो और किसान के अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा हो। धारा 64 हमें कोटकर बनाने का पूरा सरकारी प्रोसेस बताती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाकर किसी भी जमीन को कोटकर बना ले, नहीं। इसके लिए सबसे पहले उसे उपायुक्त यानी डेप्यूटी कमिश्नर से इजाज़त लेनी पड़ती है। ये इजाज़त इसलिए ज़रूरी है ताकि ये पक्का हो सके कि वो ज़मीन सच में पड़ती है और उस पर किसी और का हक नहीं है। इससे क्या होता है? भविष्य के झगड़ों से बचा जा सकता है। और जब किसान को इजाज़त मिल जाती है और वो ज़मीन तैयार कर लेता है, तो कानून उसे एक इनाम देता है। शुरुआती कुछ साल तक कोई लगान नहीं, और उसके बाद भी जो लगान लगेगा वो नॉर्मल से काफ़ी कम होगा। परीक्षा के लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन सी धारा अब कानून का हिस्सा नहीं है। धारा 65 ये अब अस्तित्व में नहीं है। इसे 1947 में एक अमेंडमेंट के जरिए हटा दिया गया था। तो अगर इससे जुड़ा कोई सवाल आए तो बस इतना याद रखना है कि ये सेक्शन अब रिपील हो चुका है, यानी निरस्त है। अब देखिए, कानून ने यहाँ एक बहुत अच्छा संतुलन बनाया है। धारा 66 ये साफ करती है कि कोटकर बनाने का हक अनलिमिटेड नहीं है। कुछ जमीनों को इससे दूर रखा गया है, जैसे कि बगान या बाड़ी भूमि जो किसी के घर के आसपास होती है, या फिर वो जमीन जिस पर पहले से ही कोई और खेती कर रहा है, या फिर रहने की जमीन। इसका मकसद साफ है, अतिक्रमण को रोकना। कानून बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बढ़ावा दे रहा है, किसी के हक को छीनने के लिए नहीं। ये धारा काश्तकारों को एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच देती है। जरा सोचिए, किसी रैयत के परिवार ने मेहनत करके कोटकर जमीन बनाई, पर किसी वजह से मान लीजिए सूखा पड़ गया या कोई और मजबूरी आ गई और वो 12 साल तक उस पर खेती नहीं कर पाया। धारा 67 ये पक्का करती है कि इतने लंबे समय के बाद भी उस जमीन पर उसका हक खत्म नहीं होगा। ये दिखाता है कि कानून रैयत के अधिकार को कितना स्थायी मानता है। ये नंबर जरूर याद रखिएगा, 4 साल। धारा 67A किसान की मेहनत का सम्मान करती है। कानून कहता है कि जमीन को कोटकर बनाने में जो मेहनत और पैसा लगा, उसके बदले में किसान को पहली फसल के बाद 4 खेती वाले सालों तक लगान से पूरी तरह छूट मिलेगी। और इतना ही नहीं, जब 4 साल बाद लगान लगना शुरू भी होगा तो वो उस गांव की तीसरी क्लास की धान की जमीन पर लगने वाले लगान के आधे से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंसेंटिव है।
चलिए अब इस अध्याय के अगले और बहुत ही संवेदनशील हिस्से पर आते हैं, काश्तकारों को उनकी जमीन से बेदखल करने के नियम। धारा 68 से लेकर 71 तक के जो प्रावधान है वो ये पक्का करते हैं कि किसी भी काश्तकार को मनमाने ढंग से उसकी जमीन से न हटाया जा सके और जो भी प्रक्रिया हो वो कानून के दायरे में ही हो। ये एक लाइन धारा 68 का ये वाक्य CNT एक्ट की आत्मा है। उस जमाने में ये एक क्रांतिकारी बात थी जब जमींदार जब चाहे किसी को भी जमीन से निकाल देते थे। ये धारा बिल्कुल साफ साफ कहती है कि किसी को जमीन से बेदखल करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया से ही होगा, या तो किसी कोर्ट के फैसले से जिसे डिक्री कहते हैं, या फिर सीधे उपायुक्त के आदेश से। जमींदार की मनमानी पर ये एक फुल स्टॉप था। ये धाराएं उस सुरक्षा कवच को और भी मजबूत बनाती हैं। धारा 69 कहती है कि भाई अगर कोई काश्तकार जमीन का सही इस्तेमाल कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें मान रहा है, तो उसे बेदखल नहीं किया जा सकता। धारा 70 में एक मानवीय बात है कि बेदखली का ऑर्डर भी खेती वाले साल के आखिर में ही लागू होगा, ताकि किसान की जो खड़ी फसल है वो बर्बाद न हो। और सबसे बड़ी ताकत है धारा 71, जो उपायुक्त को ये पावर देती है कि अगर किसी काश्तकार को गलत तरीके से बेदखल किया गया है तो वो उसे उसकी जमीन पर कब्जा वापस दिलवा सकते हैं। अब हम इस अध्याय के उस हिस्से पर आ गए हैं जो JPSC परीक्षा के नजरिए से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। धारा 71 का और 71 का ख ये ओरिजिनल एक्ट का हिस्सा नहीं थी। इन्हें बाद में संशोधनों के जरिए जोड़ा गया ताकि अनुसूचित जनजातियों की जमीन को गैर कानूनी ट्रांसफर से बचाने के लिए और भी सख्त और स्पेशल इंतजाम किए जा सकें। ये संख्या 30 साल बहुत ज्यादा मायने रखती है। कानून इस बात को समझता है कि आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए फौरन कानूनी कार्रवाई करना हमेशा आसान नहीं होता। इसीलिए धारा 71 क उन्हें 30 साल का एक बहुत लंबा वक्त देती है, जिसके अंदर वो धोखाधड़ी से या गैर कानूनी तरीके से छीनी गई जमीन को वापस पाने के लिए दावा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये उपायुक्त को भी पावर देता है कि वो खुद से भी एक्शन ले सकते हैं। ये स्लाइड धारा 71 क के थोड़े मुश्किल लेकिन बहुत जरूरी नियमों को समझाती है। चलिए इसे आराम से समझते हैं। पहली सिचुएशन, अगर उपायुक्त को पता चलता है कि जमीन धोखाधड़ी से ली गई है तो वो उस सौदे को कैंसिल करके जमीन असली आदिवासी मालिक को वापस दिलवाएंगे। दूसरी सिचुएशन, अगर असली मालिक या उसका कोई वारिस नहीं मिलता तो जमीन खाली नहीं छोड़ी जाएगी, बल्कि किसी दूसरे योग्य आदिवासी रैयत को दे दी जाएगी। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन पर। यहाँ 1969 एक बहुत जरूरी साल है, क्योंकि इसी साल बिहार शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन लागू हुआ था। अगर गैर कानूनी जमीन पर 1969 के बाद कोई बिल्डिंग बनी है तो DC उसे हटाने का आदेश दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन 1969 से पहले ही हो चुका है तो उसे तोड़ना प्रैक्टिकल नहीं होगा। उस केस में पीड़ित को या तो मुआवजा मिलेगा या कोई और जमीन दी जाएगी। और इन मामलों के लिए खास SAR कोड भी बनाए गए हैं। सिर्फ जमीन वापसी ही नहीं, कानून में सजा का भी इंतजाम है। धारा 71 ख को इसीलिए जोड़ा गया ताकि एक सख्त मैसेज दिया जा सके। अगर कोई भी व्यक्ति धारा 46 के नियमों को तोड़कर किसी आदिवासी की जमीन खरीदता है या कब्जा करता है तो उसे 3 साल तक की जेल, 1000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। और अगर वो कब्जा नहीं छोड़ता तो जितने दिन कब्जा जारी रहेगा हर दिन के लिए 50 रुपए का एक्स्ट्रा जुर्माना भी लगेगा। ये एक बहुत मजबूत कदम है। जिस तरह कानून एक टेनेंसी यानी काश्तकारी को शुरू करने के नियम बनाता है, ठीक उसी तरह उसे खत्म करने का भी एक सिस्टम है। धारा 72 और 73 दो अलग अलग तरीकों के बारे में बताती हैं जिनसे कोई रैयत अपनी जमीन छोड़ सकता है। एक है समर्पण, जो एक ऑफिशियल तरीका है, और दूसरा है परित्याग। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, धारा 72 के तहत समर्पण एक प्रॉपर वॉलंटरी प्रोसेस है। इसमें रैयत को खेती वाला साल खत्म होने से कम 4 महीने पहले उपायुक्त के दफ्तर में भूस्वामी के नाम एक नोटिस देना पड़ता है। ये एक बिल्कुल साफ सुथरा तरीका है। वहीं दूसरी तरफ धारा 73 में है परित्याग, जहां रैयत बिना किसी को बताए जमीन पर खेती करना और लगान देना बंद कर देता है। लेकिन यहां भी कानून रैयत को एक मौका देता है। अगर वो एक अधिभोगी रैयत है तो 3 साल के अंदर, और अगर गैर अधिभोगी रैयत है तो 1 साल के अंदर वो जमीन पर दोबारा बहाली के लिए अप्लाई कर सकता है। और अब हम पहुंच गए हैं अध्याय 10 के आखिरी पड़ाव पर।
धारा 74 और 75 कुछ बचे हुए लेकिन काम के पहलुओं को साफ करती हैं, जो काश्तकार और भूस्वामी दोनों के अधिकारों से जुड़े हुए हैं। ये आखिरी धाराएं कुछ बेसिक बातें तय करती हैं। धारा 74 कहती है कि रैयत का जो अधिभोग का हक है वो उसकी लीज या पट्टे की शर्तों पर भी निर्भर करता है। वहीं धारा 75 हर भूस्वामी को यह हक देती है कि वो अपनी जमीन की नपाई करवा सके, जो लगान तय करने और बाउंड्रीज साफ रखने के लिए जरूरी है। लेकिन ये हक भी मनमाना नहीं है। अगर कोई अधिभोगी रैयत माप में रुकावट डालता है तो भूस्वामी को खुद एक्शन लेने की बजाय उपायुक्त के पास जाना होगा, जो फिर से एक रेफरी की भूमिका निभाते हैं। तो इस पूरे डिस्कशन का निचोड़ क्या है? चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। कोर्ट कर के बारे में क्या याद रखना है? 4 साल लगान फ्री और बाद में आधा लगान। बेदखली के बारे में सबसे जरूरी बात, सिर्फ डीसी के आदेश से। एसटी भूमि के लिए कौन सा नंबर क्रिटिकल है? 30 साल की टाइम लिमिट और 3 साल की सजा। और समर्पण परित्याग में क्या फर्क है? एक में 4 महीने का नोटिस है, दूसरे में नहीं, पर वापस आने का मौका है। ये पॉइंट्स इस चैप्टर की चाबी हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। और आज हम इसी के 2 सबसे जरूरी चैप्टर्स अध्याय 11 और 12 को समझने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ कानूनी बातें नहीं हैं, बल्कि इस पूरे इलाके में जमीन के अधिकारों की बिल्कुल बुनियाद हैं। तो हम क्या करेंगे? हम इन चैप्टर्स की हर एक धारा को, मतलब सेक्शन बाय सेक्शन, आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले एक्ट का एक छोटा सा परिचय देखेंगे। फिर हम बात करेंगे अध्याय 11 की, जिसमें रूढ़ी और संविदा के बारे में बताया गया है। इसके बाद आएगा अध्याय 12, जिसमें हम अधिकार अभिलेख और लगान तय करने की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि इस रिकॉर्ड को फाइनल कैसे किया जाता है और एग्जाम के लिए कौन कौन से पॉइंट सबसे जरूरी। तो चलिए सीधे बात करते हैं मुद्दे की। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के ये जो 2 अध्याय है ना, 11 और 12, आप इन्हें ऐसे समझिए जैसे ये 2 मजबूत खंबे हैं जिन पर जमीनी अधिकारों की पूरी इमारत टिकी हुई है। एक तरफ है अध्याय 11, जो इस कानून का दिल है। ये सदियों से चली आ रही जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनको मान्यता देता है। और दूसरी तरफ है अध्याय 12, जो इस कानून का दिमाग है। ये एक मॉडर्न सिस्टमैटिक तरीका बताता है कि कैसे अधिकारों को रिकॉर्ड किया जाए ताकि कोई झगड़ा ही ना हो। तो दिल और दिमाग का ये मेल एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। और सच कहूं तो यही बैलेंस इस कानून को इतना खास बनाता है। अध्याय 11 ये पक्का करता है कि कानून ऊपर से थोपा हुआ न लगे, बल्कि जमीन से जुड़ा हो। ये इस बात को मानता है कि भाई लोगों के पास सदियों से अपनी जमीन संभालने के अपने तौर तरीके हैं। और साथ ही अध्याय 12 क्या करता है? वो लाता है कानूनी क्लैरिटी और प्रोटेक्शन। जो अधिकार पहले सिर्फ रिवाजों पर आधारित थे, उन्हें वो लीगल राइट्स में बदल देता है। इससे होता यह है कि काश्तकारों को शोषण से बचाया जा सकता है। तो अब आते हैं अध्याय 11 पर, जिसका नाम है रूढ़ी और संविदा, मतलब कस्टम एंड कॉन्ट्रैक्ट। ये चैप्टर दिखाता है कि कानून बनाने वाले कितने समझदार थे। उन्होंने जो रीति रिवाज और परंपराएं पहले से चली आ रही थीं, उन्हें खत्म करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें लीगल फ्रेमवर्क में शामिल कर लिया। और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट्स पर कुछ साफ साफ सीमाएं भी लगा दी, ताकि उनका इस्तेमाल काश्तकारों के खिलाफ न हो सके। चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया गया। चलिए इन धाराओं को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले धारा 76, ये इस चैप्टर की नींव है। ये साफ कहती है कि कानून किसी भी पुरानी रूढ़ी या परंपरा को नहीं बदलेगा, बशर्ते वो कानून के ही खिलाफ ना हो। फिर है धारा 77, जो सेवा भूधृति को प्रोटेक्ट करती है। ये वो जमीन होती थी जो किसी को कम्युनिटी की सेवा करने के बदले में मिलती थी। इसके बाद धारा 78, ये पक्का करती है कि रैयत की जो वास भूमि है, मतलब जिस पर वो रहता है, वो भी इस कानून के दायरे में सुरक्षित है। और सबसे जरूरी धारा 79, ये जमींदारों को कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करके किसी रैयत के ऑक्यूपेंसी राइट्स छीनने से रोकती है। ये एक बहुत बड़ा कदम था काश्तकारों को बचाने के लिए। तो अध्याय 11 तो हो गया। अब हम आते हैं इस कानून के प्रोसीजरल हार्ट पर, यानी अध्याय 12। ये पूरा चैप्टर एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज बनाने के बारे में है, जिसे कहते हैं अधिकार अभिलेख या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। ये वो फाइनल लीगल डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि कौन सी जमीन किसकी है और क्या शर्तें हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये बनता कैसे है। तो ये सारा काम शुरू होता है धारा 80 से,
ये सेक्शन राज्य सरकार को पावर देता है कि वो किसी भी इलाके में सर्वे करने और अधिकार अभिलेख बनाने का ऑर्डर दे सकती है। और इस काम को करने के लिए सरकार एक राजस्व अधिकारी यानी रेवेन्यू ऑफिसर को नियुक्त करती है। ये रेवेन्यू ऑफिसर पूरी प्रक्रिया में सबसे मेन फिगर होता है। उसके पास काफी शक्तियां होती हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि रिकॉर्ड बिल्कुल सही और बिना किसी भेदभाव के बने। तो सवाल ये है कि इस अधिकार अभिलेख में आखिर लिखा क्या क्या जाता है। धारा 81 बताती है कि इसमें बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे काश्तकार का नाम क्या है, वो किस क्लास का टेनेंट है जिससे उसके अधिकार तय होते हैं, जमीन की सीमाएं क्या हैं, जमींदार का नाम क्या है, उसे कितना लगान देना है, और सबसे ज़रूरी बात, ये लगान किस प्रोसेस से तय किया गया था। ये सारी जानकारी बहुत ज़रूरी है ताकि आगे चलकर कोई विवाद ना हो। और बात यहीं खत्म नहीं होती, कानून और भी डिटेल्स में जाता है। धारा 82 पानी के इस्तेमाल से जुड़े विवादों को भी इसमें शामिल करती है, क्योंकि खेती के लिए पानी कितना जरूरी है ये हम सब जानते हैं। फिर आती है धारा 83। इसके तहत रिकॉर्ड को पहले प्रिलिमिनरी और फिर फाइनल रूप में पब्लिश किया जाता है ताकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे और लोग अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकें। और आखिर में धारा 84 ये मानकर चलती है कि जो रिकॉर्ड फाइनल पब्लिश हो गया वो सही है, जब तक कोई उसे गलत साबित ना कर दे। इससे इस डॉक्यूमेंट को एक मजबूत लीगल स्टैंडिंग मिलती है। ठीक है, तो एक बार अधिकार अभिलेख तैयार हो गया तो उसका सबसे बड़ा इस्तेमाल होता है लगान तय करने में। तो अब हम अध्याय 12 के उसी हिस्से पर फोकस करेंगे जो लगान तय करने और उससे जुड़े झगड़ों को सुलझाने के बारे में है। ये बहुत ही क्रूशियल हिस्सा है क्योंकि ये सीधे सीधे काश्तकारों की रोजी रोटी से जुड़ा है। और यहाँ पर धारा 85 एक हीरो की तरह काम करती है। ये साफ साफ कहती है कि उचित लगान या फेयर रेंट जो नया अधिकार अभिलेख बना है उसी के हिसाब से तय होगा। इससे जमींदारों की मनमानी पर रोक लगती है। अब लगान जमींदार की मर्जी पर नहीं बल्कि जमीन की पैदावार क्षमता के आधार पर तय होता है। ये एक बहुत ही पारदर्शी प्रक्रिया है। लेकिन सोचिए, अगर रिकॉर्ड फाइनल पब्लिश हो गया और उसके बाद कोई झगड़ा हो जाए तो इसके लिए है धारा 87 जो एक पूरा प्रोसेस बताती है। मामला सबसे पहले रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाता है। अगर रेवेन्यू ऑफिसर को लगता है कि मामला गंभीर है तो वो उसे आगे एक कॉम्पिटेंट कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। ये 2 लेवल सिस्टम ये पक्का करता है कि विवादों का निपटारा सही तरीके से और फेयरनेस के साथ हो। अच्छा, एग्जाम के लिए एक बात समझना बहुत जरूरी है। धारा 86 और धारा 87 में क्या फर्क है? देखिए, धारा 86 उन झगड़ों के लिए है जो लगान तय करने की प्रोसेस के दौरान होते हैं, मतलब काम अभी चल ही रहा है। और धारा 87 उन झगड़ों के लिए है जो रिकॉर्ड के फाइनल पब्लिकेशन के बाद होते हैं। तो ये टाइमिंग का जो फर्क है ना, दौरान और बाद में, यही इन दोनों सेक्शंस को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाता है। तो अब हम अध्याय 12 के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सेक्शंस इस बात को पक्का करते हैं कि एक बार जब अधिकार अभिलेख बन गया तो वो फाइनल हो, उसे लीगल वेट मिले। ये फाइनैलिटी बहुत ज़रूरी है ताकि बार बार के मुकदमों से बचा जा सके और ज़मीनी अधिकारों में एक स्थिरता आए। धारा 89 रेवेन्यू ऑफिसर को एक बहुत ही खास पावर देती है, रिवीजन की पावर। इसका मतलब है कि रेवेन्यू ऑफिसर या तो किसी के एप्लीकेशन पर या खुद से रिकॉर्ड में की गई किसी भी एंट्री को रिवाइज कर सकता है, यानी उसे सुधार सकता है। ये एक तरह से फाइनल चेक है ताकि अगर कोई गलती रह गई हो तो उसे ठीक किया जा सके। और हाँ, यहाँ एक बहुत ज़रूरी फैक्ट है जो याद रखना है। धारा 89 के तहत ये रिवीजन सिर्फ 12 महीने के अंदर अंदर ही शुरू किया जा सकता है। ये टाइम लिमिट एग्जाम के लिए एक की पॉइंट है। इससे ये पक्का हो जाता है कि रिकॉर्ड हमेशा के लिए रिवीजन के लिए खुला नहीं रहेगा। इस पूरे प्रोसेस का टाइम पर पूरा होना भी बहुत ज़रूरी है और इसीलिए धारा 91 और 93 ये कहती हैं कि कोई भी डेप्यूटी कमिश्नर या सिविल कोर्ट अधिकार अभिलेख बनाने की कार्यवाही पर रोक नहीं लगा सकता। ये इसलिए किया गया ताकि फालतू की देरी ना हो और रिकॉर्ड जल्दी से तैयार हो जाए। एक और ज़रूरी टाइम लिमिट, जब रिकॉर्ड फाइनल पब्लिश हो जाता है तो उसके 6 महीने बाद तक उसे चैलेंज करने के लिए कोई एप्लीकेशन या सूट फाइल नहीं किया जा सकता। ये 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड है। ये रिकॉर्ड को स्टेबिलिटी देता है और अदालतों में मुकदमों की भीड़ लगने से रोकता है। तो ये सारे प्रोविजंस मिलकर अधिकार अभिलेख को एक पक्का और लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट बनाते हैं। देखिए, धारा 92 अदालतों को दखल देने से रोकती है। धारा 94 ये पक्का करती है कि लगान कुछ समय तक बदलेगा नहीं।
धारा 95 कहती है कि इस पूरे प्रोसेस का खर्च वहां रहने वाले लोग देंगे, और धारा 97 के मुताबिक नया लगान अगले एग्रीकल्चरल ईयर से लागू हो जाएगा। तो ये सब मिलकर एक बहुत ही सॉलिड लीगल फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। और इस चैप्टर के आखिर में आती है धारा 98, जो स्टेट गवर्नमेंट को अल्टीमेट अथॉरिटी देती है। मतलब अगर जरूरत पड़े तो राज्य सरकार एक ऑर्डर से पूरे रिकॉर्ड का रिवीजन और लगान का नया सेटलमेंट करवा सकती है। ये दिखाता है कि फाइनल पावर सरकार के हाथ में है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो न्याय के लिए इंटरवीन कर सके। तो हमने इन दोनों चैप्टर्स को काफी डिटेल में समझ लिया है। अब जल्दी से उन मेन पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं जो जेपीएससी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इन पॉइंट्स पर खास ध्यान दीजिएगा। तो क्या है वो की टेकअवेज? सबसे पहला, रेवेन्यू ऑफिसर की सेंट्रल रोल, मतलब प्रोसेस शुरू करने से लेकर झगड़े सुलझाने और रिवीजन तक सब में उसकी अहम भूमिका है। दूसरा, अधिकार अभिलेख की लीगल सैंटिटी, मतलब उसे कानूनी तौर पर सही माना जाता है और अदालतें इसमें दखल नहीं दे सकती। तीसरा, वो क्रिटिकल टाइमलाइंस याद रखनी है, रिवीजन के लिए 12 महीने और लीगल चैलेंज पर रोक के लिए 6 महीने। और आखिर में अधिकारों का प्रोटेक्शन, जिसमें रूढ़ी और डॉक्यूमेंटेड राइट्स दोनों को एक लीगल फ्रेमवर्क से सुरक्षा मिलती है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है। एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर इन कानूनी प्रावधानों की जानकारी जमीन से जुड़े विवादों को बिना किसी भेदभाव के और असरदार तरीके से सुलझाने में कैसे मदद करेगी? क्योंकि ये कानून सिर्फ किताब में पढ़ने के लिए नहीं है, ये जमीन पर न्याय और व्यवस्था बनाए रखने का एक बहुत पावरफुल टूल है, और इसकी बारीकियों को समझना हर फ्यूचर पब्लिक सर्वेंट के लिए बेहद जरूरी है। सीएनटी एक्ट एक बहुत ही अहम टॉपिक है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस कानून की असली जान इसके 2 खास अध्यायों में छिपी है? जी हां, अध्याय 13 और 14, जो आज भी भूमि अधिकारों की नींव माने जाते हैं। तो आज हम इन्हीं 2 अध्यायों की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि ये भूमि की शर्तों, उनके बदलाव और भूस्वामियों के विशेष अधिकारों को कैसे तय करते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम सीएनटी एक्ट के पूरे ढांचे को समझेंगे, फिर सीधा गोता लगाएंगे अध्याय 13 में। ये भूमि की शर्तें क्या होती हैं और इनकी रूपांतरण प्रक्रिया कैसे काम करती है, इसे विस्तार से जानेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे अध्याय 14 की तरफ और समझेंगे कि ये विशेषाधिकार युक्त भूमि आखिर है क्या, और अंत में इन सब से सीखने वाली जो खास बातें हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सीधे धाराओं पर आने से पहले 1 मिनट रुककर ये सोचते हैं कि आखिर ये अध्याय इतने जरूरी क्यों हैं। जरा उस जमाने की कल्पना कीजिए जब लगान कैश में नहीं बल्कि फसल का हिस्सा देकर या जमींदार के लिए काम करके चुकाया जाता था। कोई साफ हिसाब नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं। ये प्रावधान उसी सदियों पुरानी उलझी हुई और कभी-कभी शोषक व्यवस्था को एक साफ सुथरे कानूनी फ्रेमवर्क में बांधने की एक बहुत बड़ी कोशिश थे। तो चलिए अध्याय 13 से शुरुआत करते हैं। इस अध्याय का सीधा साधा काम है भूमि से जुड़ी शर्तों को मैनेज करना, उन्हें रिकॉर्ड करना और जरूरत पड़ने पर बदलना। इसका मूल उद्देश्य था कि जो पारंपरिक सेवा पर आधारित व्यवस्था थी, उसे एक आधुनिक पैसे पर आधारित प्रणाली में बदला जाए। मकसद ये था कि सारी कंफ्यूजन खत्म हो और हर किसी का हक कागज पर साफ साफ लिखा हो। अच्छा, ये एक्ट शुरू होते ही धारा 101 के साथ एक बहुत बड़ा नियम लागू करता है। ये साफ साफ कह देता है कि भाई इस कानून के आने के बाद किसी भी नई काश्तकारी में भूमि से जुड़ी कोई शर्त नहीं जोड़ी जाएगी। फुल स्टॉप। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों किया गया? ताकि भविष्य में काश्तकारों को मनमानी और शोषक शर्तों से बचाया जा सके। हाँ, इसमें सिर्फ एक अपवाद है, अगर कोई जमीन किसी व्यक्तिगत सेवा करने की शर्त पर लगान मुक्त दी गई हो। अब ये 3 धाराएं 102, 103 और 104 ये मिलकर एक तरह से निष्पक्षता की नींव रखती हैं। धारा 102 कहती है कि अगर शर्तें साफ नहीं हैं तो कोई बात नहीं, जो स्थानीय रीति रिवाज हैं वही माने जाएंगे। ये स्थानीय ज्ञान को दी गई एक बहुत अहम महत्व है। फिर धारा 103 मूल्यांकन का एक तरीका बताती है। पिछले 10 साल का औसत ले लो ताकि कोई अपनी मनमानी ना कर सके। और सबसे जरूरी धारा 104 ये पक्का करती है कि शर्तों की कीमत और लगान मिलाकर एक उचित लगान से ज्यादा ना हो, मतलब काश्तकार पर बोझ हद से ज्यादा ना बढ़े। तो इन बुनियादी नियमों को सेट करने के बाद एक्ट हमें एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया की तरफ ले जाता है, और वो है रूपांतरण या कम्यूटेशन। इसका जिक्र धारा 105 में है। अब ये कम्यूटेशन है क्या भला? अरे बहुत सिंपल है। इसका मतलब है किसी भी सेवा या शर्त को पैसे में बदल देना। बस
इससे होता क्या है, सिस्टम एकदम पारदर्शी हो जाता है और लेन देन में आसानी होती है। तो ये होता कैसे है? देखिए, ये एक प्रॉपर 4 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले रैयत यानी काश्तकार पहल करता है, फिर भूस्वामी उस आवेदन को राजस्व अधिकारी के पास ले जाता है। इसके बाद राजस्व अधिकारी उसकी कीमत का मूल्यांकन करता है और आखिर में एक उचित राशि तय करके उस शर्त को आधिकारिक तौर पर पैसे में बदल दिया जाता है। मतलब सब कुछ नियम कानून से एक अधिकारी की देखरेख में। और हाँ, एक बात और, ये प्रक्रिया सिर्फ एक निजी समझौते पर खत्म नहीं होती। नहीं, इसे बाकायदा आधिकारिक तौर पर दर्ज किया जाता है और यहीं पर एंट्री होती है अधिकार अभिलेख या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की। ये एक कानूनी दस्तावेज बन जाता है जो इस रूपांतरण को अंतिम मोहर देता है और भविष्य में होने वाले किसी भी झगड़े को रोकने में मदद करता है। अब जाहिर सी बात है, जब कोई आधिकारिक रिकॉर्ड बनेगा तो विवाद भी हो सकते हैं, है ना? तो कानून ने इसका भी इंतजाम किया है। एक पूरा सिस्टम बनाया गया है। अगर किसी को आपत्ति है तो वो लिखित आपत्ति दर्ज करा सकता है, उसके आदेश के खिलाफ अपील भी कर सकता है और तो और आयुक्त या बोर्ड भी 2 साल के अंदर रिकॉर्ड को फिर से जांच सकते हैं। मतलब पूरी कोशिश की गई है कि प्रक्रिया पारदर्शी रहे और किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। अब आते हैं धारा 113 पर। यह थोड़ी पेचीदा है लेकिन बहुत जरूरी है। ये एक जांच अधिकारी को यह तय करने की शक्ति देती है कि कोई भुगतान भूमि संबंधी शर्त है या फिर लगान के बदले किया गया भुगतान। अब लगेगा कि इसमें क्या फर्क है? फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि भूमि संबंधी शर्त का रूपांतरण हो सकता है लेकिन लगान के बदले भुगतान के लिए नियम बिल्कुल अलग है। तो ये भेद बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस अध्याय के आखिर में धारा 114 से 17 तक कुछ व्यावहारिक बातें बताई गई हैं, जैसे कि ये रूपांतरण कब से लागू होगा, इसका खर्चा कौन उठाएगा, वगैरह वगैरह। पर इसमें धारा 117 पर खास ध्यान देना चाहिए। ये कहता है कि रूपांतरण हो गया, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य में लगान बढ़ाने या घटाने का हक खत्म हो गया। वो हक वैसे का वैसा ही रहेगा। एक तरह से ये भविष्य के लिए दरवाजा खुला छोड़ देता है। तो ये तो हुई बात अध्याय 13 की, जो रैयत और भूमि की शर्तों के बारे में था। अब कानून का ध्यान जाता है भूस्वामी की एक खास तरह की जमीन पर, और यहीं से शुरू होता है हमारा अध्याय 14, जो बात करता है भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि की। इस पूरे अध्याय की नींव है धारा 118। ये धारा विशेषाधिकार युक्त भूमि की एक बहुत ही सटीक परिभाषा देती है, और ये परिभाषा जानबूझकर इतनी सख्त रखी गई है ताकि कोई भी भूस्वामी अपनी मर्जी से किसी भी जमीन को विशेषाधिकार युक्त बताकर काश्तकारों का हक ना मार सके। तो किसी जमीन को विशेषाधिकार युक्त का टैग मिलने के लिए उसे इन 6 में से कोई एक शर्त पूरी करनी होती है। अगर गौर से देखें तो पहले 3 मानदंड जमीन के मौजूदा उपयोग पर आधारित हैं और बाकी के 3 वो ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर आधारित है। जैसे अगर कोई जमीन पुराने जमाने में ज़िरात या मेजियास के तौर पर दर्ज थी तो उसे भी विशेषाधिकारी युक्त माना जाएगा। तो सवाल यह है कि यह फैसला कौन करेगा कि जमीन इन शर्तों को पूरा करती है या नहीं? इसका जवाब है राजस्व अधिकारी। शक्ति उसी के हाथ में है। वो सर्वेक्षण करा सकता है, रिकॉर्ड बनवा सकता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि ये वर्गीकरण सिर्फ किसी के कहने पर नहीं, बल्कि एक उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होगा। और अब आता है इस अध्याय का, बल्कि शायद पूरे सीएनटी एक्ट का सबसे शक्तिशाली कानूनी सिद्धांत। धारा 123 पर आधारित ये सिद्धांत कहता है कि कानून हमेशा ये मानकर चलेगा कि कोई भी जमीन विशेषाधिकार युक्त नहीं है। जी हां, इसे साबित करने की जिम्मेदारी यानी बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर है जो ये दावा कर रहा है कि जमीन विशेषाधिकार युक्त है। काश्तकारों के हक की हिफाजत के लिए ये एक जबरदस्त प्रावधान है। मामला यहीं खत्म नहीं होता। इस विशेष श्रेणी को और भी सीमित रखने के लिए कानून ने कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। धारा 124 और 125 ये दोनों पक्का करते हैं कि विशेषाधिकार युक्त भूमि का दायरा ऐतिहासिक रिकॉर्ड से आगे न बढ़े, उसे कृत्रिम रूप से बढ़ाया न जा सके। ये काश्तकारों के लिए एक और सुरक्षक कवच है। तो अध्याय 13 और 14 के इस पूरे सफर के बाद सबसे जरूरी बातें क्या हैं जो हमें समझनी चाहिए? इन दोनों अध्यायों का निचोड़ क्या है? अगर इन दोनों अध्यायों को एक लाइन में समझना हो तो ये हैं औपचारिकता और स्पष्टता के बारे में। ये एक तरह से पुरानी जुबानी व्यवस्था से एक ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ना था जो लिखित रिकॉर्ड और कानूनी परिभाषाओं पर टिकी हो। मकसद सीधा था,
जमीन से जुड़े रिश्तों को ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा पारदर्शी बनाना, ताकि दोनों तरफ के लोगों के अधिकार बचे रहें। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है कि 100 साल से भी ज्यादा पहले बने ये नियम आज भी छोटा नागपुर के संपत्ति अधिकारों और सामाजिक संरचना को कैसे आकार दे रहे हैं। ये कानून सिर्फ इतिहास की किताब का एक पन्ना नहीं है, ये एक जीवंत ढांचा है। इसकी गूंज आज भी जमीन के झगड़ों में, विकास परियोजनाओं में और आदिवासी अधिकारों की बहसों में साफ सुनाई देती है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के एक बहुत ही जरूरी हिस्से को समझते हैं, चैप्टर 15। अब देखिए, ये जो चैप्टर है ना, जिसमें सेक्शन 127 से 134 तक आते हैं, ये पब्लिक सर्विस एग्जाम्स के लिहाज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें बताता है कि जमीन के अधिकार और खास तौर पर खूंटकटी जैसे जो पुराने ऐतिहासिक अधिकार हैं, उन्हें कागजों पर कैसे दर्ज किया जाता है और कैसे उन्हें कानूनी सुरक्षा दी जाती है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम चैप्टर 15 के मकसद और इसकी शुरुआत को समझेंगे। फिर देखेंगे कि ये जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है वो बनता कैसे है। इसके बाद अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो उसके लिए क्या प्रोसेस है ये भी जानेंगे। फिर हम इसकी कानूनी अहमियत पर बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि जो जमीन रिकॉर्ड में नहीं है उसके अधिकारों का क्या होता है। और आखिर में एग्जाम के लिए एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, किसी भी कानून को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसके क्यों को पकड़ना, मतलब इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। तो इस सेक्शन में हम यही पता लगाएंगे कि आखिर ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्यों चाहिए, इसका असली मकसद क्या है और सरकार ये काम करने का अधिकार किसे देती है। ये आप कह सकते हैं पूरी कहानी की नींव है। और चैप्टर 15 का जो दिल है ना, वो इसी एक सवाल में छिपा है। सवाल ये है कि खूंटकटी रैयतों जैसे जो काश्तकार हैं, जिनके पास सदियों पुराने अधिकार हैं, उन्हें कानूनी तौर पर मान्यता और सुरक्षा कैसे दी जाए। बस ये पूरा चैप्टर इसी कानूनी कवच का खाका तैयार करता है। तो इस पूरी कहानी का हीरो कौन है? वो है अधिकार अभिलेख, या जिसे हम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कहते हैं। ये है क्या? ये बेसिकली एक सरकारी दस्तावेज है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। इसे तैयार कौन करता है? एक रेवेन्यू ऑफिसर। और इसमें होता क्या है? इसमें खुटकटी रैयतों से लेकर गांव के प्रधान तक हर तरह के काश्तकारों के क्या अधिकार हैं और क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, सब कुछ लिखा होता है। समझ लीजिए, यही वो किताब है जिस पर आगे की सारी कानूनी कार्रवाई टिकी होती है। अब आते हैं सेक्शन 127 पर। यह सेक्शन रेवेन्यू ऑफिसर को एक नहीं बल्कि दोहरी जिम्मेदारी देता है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ ये नहीं लिख रहे हैं कि किसका क्या अधिकार है, वो साथ ही साथ ये भी तय कर रहे हैं कि उस अधिकार के लिए सही लगान क्या होगा। ये एक बहुत पावरफुल चीज है। मतलब कानून सिर्फ हक नहीं दे रहा, वो ये भी बता रहा है कि उस हक के साथ क्या आर्थिक जिम्मेदारी जुड़ी है। इससे दोनों पार्टियों के लिए चीजें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। अच्छा, अब सेक्शन 128। ये एक छोटा लेकिन जरूरी सेक्शन है। ये हमें बताता है कि चैप्टर 15 कोई अलग थलग चीज नहीं है। ये एक्ट के बाकी हिस्सों से भी जुड़ा हुआ है। मतलब जब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाया जाएगा तो एक्ट के दूसरे जरूरी नियम कानून भी लागू होंगे। इससे होता यह है कि पूरा काश्तकारी कानून एक साथ मिलकर काम करता है, एक सुसंगत सिस्टम की तरह। ठीक है, तो हमने क्यों और कौन समझ लिया। अब आते हैं कैसे पर। मतलब ये रिकॉर्ड असल में बनता कैसे है। ये सेक्शन हमें तैयारी से लेकर फाइनल पब्लिकेशन तक के पूरे सफर पर ले जाता है। और यहीं पर ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी जैसे बड़े बड़े शब्द एक्शन में आते हैं। और ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो सेक्शन 129 इसका सबसे बड़ा सबूत है। ये साफ साफ कहता है कि रेवेन्यू ऑफिसर को तैयार रिकॉर्ड की एक कॉपी हर उस इंसान को भेजनी होगी जिसका उस जमीन से कोई लेना देना है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि कोई भी अंधेरे में न रहे। सबको पता होना चाहिए कि उनके अधिकारों के बारे में क्या लिखा गया है। पर देखिए, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, गलतियां तो हो ही सकती है ना? क्या होगा अगर रेवेन्यू ऑफिसर से कोई चूक हो जाए या किसी काश्तकार को लगे कि भाई मेरे अधिकार तो गलत लिख दिए गए हैं? यहीं पर आता है हमारा अगला सेक्शन, जो कि बहुत जरूरी है। यह है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस, मतलब झगड़े सुलझाने का तरीका। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है जो पूरे सिस्टम को फेयर बनाता है। और यहां एक नंबर है जो एग्जाम के लिए दिमाग में बैठा लेना है, 3 महीने बस। कानून में टाइमलाइन बहुत मायने रखती है। अगर रिकॉर्ड में लिखी किसी बात को चैलेंज करना है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का वक्त मिलता है। ये मौका चूका तो समझो बात हाथ से निकल गई। और ये जो 3 महीने की विंडो है उसे एक्शन में लाता है सेक्शन 130।
ये सेक्शन हर उस इंसान को जिसका जमीन से कोई वास्ता है, ये हक देता है कि वो रिकॉर्ड में लिखी किसी भी गलत जानकारी के खिलाफ रेवेन्यू ऑफिसर के पास अपील कर सके। ये एक बहुत जरूरी चेक एंड बैलेंस है। ये सुनिश्चित करता है कि प्रोसेस एक तरफा ना हो, बल्कि सबको अपनी बात रखने का मौका मिले। सेक्शन 131 आप कह सकते हैं इस झगड़े को निपटाने की प्रक्रिया का आखिरी पन्ना है। एक बार जब अपील पर फैसला आ गया तो वो फाइनल है। उस फैसले को रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जाता है और फिर वो एंट्री कानूनी तौर पर पक्की हो जाती है। बस किस्सा खत्म। इससे होता यह है कि अंतहीन बहस पर रोक लगती है और रिकॉर्ड को एक तरह की स्टेबिलिटी मिलती है। तो ठीक है, रिकॉर्ड फाइनल हो गया, विवाद सुलझ गए। पर अब सवाल ये है कि इस फाइनल रिकॉर्ड की कानूनी हैसियत क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। हमारा अगला सेक्शन इसी बारे में है। ये उन प्रिंसिपल्स को बताता है जिनके आधार पर इस रिकॉर्ड को समझा और परखा जाता है। तो इसकी कानूनी वैल्यू क्या है? सेक्शन 132 इसे जबरदस्त एविडेंशियरी वैल्यू देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक बहुत मजबूत सबूत है। कोर्ट में रिकॉर्ड में जो लिखा है उसे सच माना जाएगा जब तक कि कोई उसे गलत साबित करने के लिए उससे भी ज्यादा मजबूत सबूत पेश ना कर दे। अब आता है सेक्शन 133 और ये एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी सिद्धांत लेकर आता है। ये हमसे एक सवाल पूछता है, क्या ज्यादा जरूरी है वो जो कागज पर लिखा है या वो जो जमीन पर असल में हो रहा है? मतलब किसी काश्तकार की असली हैसियत क्या तय करेगा, कॉन्ट्रैक्ट के शब्द या जमीन पर उसका काम? और सेक्शन 133 इसी सवाल का जवाब देता है। ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म के सिद्धांत पर चलता है, मतलब असलियत कागजी कार्रवाई से ज्यादा जरूरी है। कानून कहता है कि फर्क नहीं पड़ता कि किसी दस्तावेज में काश्तकार को ठेकेदार लिखा है या अस्थायी पट्टेदार। रेवेन्यू ऑफिसर का ये फर्ज है कि वो इन शब्दों के पीछे जाए और ये देखे कि उस इंसान की वास्तविक हैसियत क्या है, टेनेंसी का असली नेचर क्या है। ये इसलिए जरूरी है ताकि कोई चालाकी से शब्दों का खेल खेलकर किसी को उसके हक से महरूम ना कर दे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस तो काफी सॉलिड लग रहा है, पर एक सिचुएशन और हो सकती है। क्या हो अगर कोई जमीन इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होने से ही रह जाए, मतलब सर्वे में आई ही नहीं, खासतौर पर कोई पुरानी खुनककटी जमीन, तब क्या होगा? सेक्शन 134 इसी बहुत जरूरी सवाल का जवाब देता है। ये कानून के सेफ्टी नेट को और भी बड़ा बना देता है। सेक्शन 134 को आप कानून का एक प्रोटेक्टिव छाता समझ सकते हैं जो और भी बड़ा हो गया है। इसका काम ये सुनिश्चित करना है कि सिर्फ इसलिए किसी के सदियों पुराने अधिकार खत्म ना हो जाएं क्योंकि सर्वे में कोई गलती हो गई थी। ये उन खूंटकट्टी अधिकारों की बात करता है जो पहले रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में दर्ज ही नहीं हुए। तो सेक्शन 134 के तहत होता क्या है? दो बहुत पावरफुल चीजें होती हैं। पहली, उस जमीन पर जो खुटकट्टी अधिकार हैं उन्हें अब ऑफिशियली रिकॉर्ड किया जा सकता है, और दूसरी, जो कि और भी बड़ी बात है, वो खुटकटीदार उस जमीन को हासिल भी कर सकता है। तो ये सिर्फ एक रिकॉर्ड ठीक करने की बात नहीं है, ये एक तरह से पुरानी गलतियों को सुधारना है और ये पक्का करना है कि लोगों को वो जमीन मिले जिस पर उनका हक है, भले ही वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव गलती से छूट गई हो। तो ये था पूरा प्रोसेस शुरू से आखिर तक। चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ समेट लेते हैं ताकि एग्जाम के लिए एक बढ़िया सा रिवीजन हो जाए। तो चलिए सब कुछ एक साथ ले आते हैं। ये एग्जाम के लिए एक क्विक गाइड की तरह है। सेक्शन 127 ये है स्टार्टिंग पॉइंट, रिकॉर्ड बनाना और लगान तय करना। सेक्शन 129 ये है ट्रांसपेरेंसी, सबको कॉपी भेजना जरूरी है। सेक्शन 130 ये है चेक एंड बैलेंस, अपील करने के लिए 3 महीने का टाइम। सेक्शन 131 ये है फाइनल फैसला, अपील का फैसला रिकॉर्ड में दर्ज, बात खत्म। सेक्शन 132 ये है कानूनी ताकत, रिकॉर्ड कोर्ट में सबूत माना जाएगा। सेक्शन 133 ये है सच्चाई की जीत, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का सिद्धांत। और आखिर में सेक्शन 134 ये है सेफ्टी नेट, जो जमीन रिकॉर्ड में नहीं है उसके अधिकार भी सुरक्षित हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, ये जो इतना लंबा चौड़ा कानूनी प्रोसेस है, इसका असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है, डॉक्यूमेंटेशन है, या फिर यह ऐतिहासिक समुदायों को न्याय देने का एक बुनियादी कदम है? इन सेक्शंस के पीछे की जो भावना है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, ये उन पुश्तैनी अधिकारों को कानूनी जामा पहनाने और उन्हें बचाने के बारे में है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें देख सकें। तो ये सिर्फ दस्तावेज हैं या न्याय का एक तरीका, ये सोचने वाली बात है।